सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। तालिबान ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल के नवाही इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि तालिबान काबुल पर हर तरफ से हमलावर हैं। तालिबान का कहना है कि काबुल में ताकत के जोर पर दाखिल नहीं होंगे। अफगान वज़ीर दाखिला ने गनी हुकूमत की रुखसती और इक़्तिदार की मुंतकली का भी इंदिया दे दिया है। आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। तालिबान ने अफगान दारुल हुकूमत काबुल के नवाही इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अफगान वज़ारत दाखिला का कहना है कि तालिबान काबुल पर हर तरफ से तालिबान काबुल में ताकत के जोर पर दाखिल नहीं होंगे। अफगान वज़ीर दाखिला ने गनी हुकूमत की रुखसती और इक़्तिदार की मुंतकली का भी इंदिया दे दिया है। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि अफगान हुकूमत का आखिरी वक्त करीब आ गया। तर्जुमान तालिबान ने मीडिया को इंटरव्यू में बताया है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जारी हैं। कौमी मसालहती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जल्द अबूरी हुकूमत का क़याम मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं कि अफगान हुकूमत की रुखसती का वक्त करीब है। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जारी हैं। कौमी मसालहती कौंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला मुज़ाकरात में इस वक्त सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जल्द अबूरी हुकूमत का क़याम भी मुतवक्के है और तालिबान अब काबुल में भी दाखिल हो चुके हैं। जबकि तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जारी हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, तालिबान काबुल तक पहुंच चुके हैं, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? असल में काबुल तक पहुंचने तक का सफर जो है उसको एनालाइज करना या उसको बैकग्राउंड में देखना बहुत जरूरी है अगर आप अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को फोरकास्ट करना चाहते हैं। और उसमें आपने देखा कि जितने भी अब उन्होंने कब्जा किया है, जो गालबन अपना 24 तो हैं जिनके ऊपर पूरा कब्जा हो गया, और उस कब्जे के दौरान वहां पर जो रेजिस्टेंस ग्रुप आ सकते थे, जिस तरह दोस्तम एक वहाँ वॉरलॉर्ड है, इस्माइल खान है, अताउल्लाह था वो अपना मजार शरीफ में कॉन्सुलेटरी तौर पर फारिग हुए। इसका मतलब ये है, जो समझने की बात है उसमें वो ये कि आज जब काबुल की तरफ तालिबान आ रहे हैं तो जितने इलाकों पे वो कब्जा करके आए हैं वहाँ पे माशी सरगर्मियाँ और जो रोजमर्रा की सरगर्मियाँ जारी है। इसका मतलब एक अमन की फिजा आपको वहां पे नजर आ रही है। अब ये काबुल चूंकि कैपिटल है, हालांकि 3 बड़े शहर पहले कब्जे में आ चुके हैं, हेरात, कंधार और मजार शरीफ, लेकिन चूंकि काबुल जो है वो सीट ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उसके ऊपर तालिबान ने जिस वक्त अपना शुरू किया था ऑपरेशन, उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि जी हम काबुल पे जोर से कब्जा नहीं करेंगे। अब इसको आप कंपेयर करें दुनिया की डिमांड के साथ कि जो अमेरिकन या वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही थी और जो तमाम हुकूमतों की तरफ से एक बयानिया आ रहा था, वो ये था कि हम तालिबान के काबुल के कब्जे को मिलिट्री फोर्स के जरिए कब्जे को कबूल नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तालिबान ने दुनिया की एक डिमांड पूरी कर दी कि वो मिलिट्री से जोर से जो है काबुल पे कब्जा नहीं कर रहे, बल्कि इस वजह से आपके भी मीडिया पे आ रहा था, आप भी अभी पढ़ रहे थे कि वहाँ पे मुज़ाकरात जारी है। दूसरी बात तालिबान ने कही थी कि हम अशरफ गनी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम उसकी हुकूमत को नहीं मानते, ही लेफ्ट टू गो। तो दोहा में एक मसालियाती काउंसिल बनाई गई थी जिसका चेयरमैन अब्दुल्ला को बनाया गया था। तो इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान के, वो अफगान गवर्नमेंट से नहीं हो रहे, वो उस मसालियाती काउंसिल से हो रहे हैं जो अब्दुल्ला की शेप में है। अब अब्दुल्ला मुज़ाकरात करेगा, बातचीत करेगा तो वो करेगा अशरफ गनी से। अब अशरफ गनी से बातचीत पे मटेरियल है, क्योंकि अशरफ गनी को जो कुछ अमेरिका गनी बेसिकली टाउट है, हमेशा रहा है टाउट NDS का, उसका CIA का, रॉ का, तो उसको तो जो अमेरिकन कहेंगे वो मानेगा। और अमेरिकन पिछले 1 हफ्ते से उसको रेजिग्नेशन देने का कह रहे थे, जिसको वो मान नहीं रहा था। अभी वो जाना इस तरह चाहता था। तो ये जो चीजें जिस तरह डेवलप हो रही हैं, इसमें काबुल के जरिए अगर उनके मुज़ाकरात हो जाते हैं जो कामयाब 100, मुझे लगता है कि 98% के वो कामयाब हो चुके हैं या हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर तालिबान तो एक रियलिटी बन जाएंगे ना। फिर तो इसका मतलब था कि कोई रेजिस्टेंस ग्रुप किसी भी तरीका कार से
जो अफगानिस्तान के अंदर होने चाहिए थे इस कब्जे को कंटेस्ट करने के लिए, वो पहले जीरो हो चुके हैं। तो एक बड़ी अच्छी चीज तो ये हुई है जो पाकिस्तान फेयर कर रहा था, वो ये कि जो सिविल वॉर का खतरा वहां पे बार बार आ रहा था, और वो इसलिए आ रहा था कि उम्मीद ये की जा रही थी कि अफगान डिफेंस फोर्सेस, जिसको अमेरिकन ने बड़े गप्पे मारी, बड़े टॉल क्लेम्स किए कि हमने अफगान डिफेंस फोर्सेस को ट्रेन कर दिया है, उनको हथियार दे दिया है, ये वो बिल्कुल ही रेत का ढेर साबित हुई। वो कॉपरेट कर रहे हैं तालिबान के साथ, इसका मतलब वहां से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस्माइल खान, रशीद दोस्तम, अताउल्ला और उसके साथ साथ जो अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद, वो भी रजिस्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि वहां सिविल वॉर का भी खतरा खत्म हो गया। तो जो दुनिया की अप्रीहेंशन थी वो तालिबान आहिस्ता आहिस्ता उसको रिमूव करते जा रहे हैं। साथ आपने अगर देखा होगा, आपकी नजर से जरूर गुजरा होगा कि जिन इलाकों पे हरात पे जब तालिबान ने कब्जा किया, या जो उन्होंने कोहे बाबा माउंटेन्स जो हैं जो सेंट्रल अफगानिस्तान में आते हैं, जहां आपको हजारास की आबादी ज्यादा नजर आती है, वहां पहले ही उन्होंने एक शिया गवर्नर लगा दिया था, तो वहां पे भी खतरा खत्म हो गया। अब जब उन्होंने हेरात पे और बाकी जगहों पे कब्जा किया, वहां उन्होंने जो वहां पे एथनिकली भी नहीं बल्कि रिलीजियसली जो शिया रह रहे थे उनको उन्होंने कहा कि जी आपको मुहर्रम की सरगर्मियों की इजाजत, आप उनको कीजिए, आपको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब वो इरिटेंट भी खत्म हो गया जो फियर किया जा रहा था कि जी वहां पे शायद रिलीजियस बिलीफ के ऊपर कोई क्लासेस शुरू हो जाए। एथनिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उज़्बेक भी सरेंडर कर चुके हैं, ताजिक भी सरेंडर कर चुके हैं, और बाकी जी पोपलजई जो है वो तो है ही पश्तून। तो इस हिसाब से मैं आज की तारीख में ये देखता हूँ कि आने वाले दिनों में एक तो दुनिया को ग्रेजुअली तालिबान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दुनिया की वो डिमांड मीट करते जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था। और मौलवी याकूब का जो लेटर आया था मुल्ला अब्दुल्ला के बेटे का, उसने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया था कि हम जिस खर्द इलाके में जाएंगे वहाँ माशी सरगर्मियाँ भी शुरू करेंगे, हम वहाँ पे तिजारती सरगर्मियाँ शुरू करेंगे, वहाँ पे लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी, और हम हर चीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन काबुल के नजदीक उन्होंने आके बिल्कुल सही कहा। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सलीम बुखारी साहब, दुनिया खासतौर पर अमेरिका जिन खदशात का इजहार कर रहा था कि तालिबान ताकत के जोर पर काबुल पर कब्जा करेंगे, अंदरूनी खाना जंगी का आगाज होगा जिस तरह मादी में होती रही है अंदरूनी खाना जंगी, अब समझते हैं ये खतरात टल चुके हैं, तालिबान के रवैये में खासा बदलाव देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि ब्रिगेडियर गजनफर साहब जो कि इस खित्ते की सियासत जो है उसके ऊपर बड़ी ध्यान रखते हैं और उनके अमूर से मुताल्लिक भी रहे हैं, उन्होंने जो मंजूरी की है उससे इख्तिलाफ मुमकिन नहीं है। लेकिन दो तीन बातें मैं आज कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अमेरिका को ये रियलाइज तो अब हो गया है कि अफगानिस्तान में वो कुछ होने नहीं जा रहा जो वो चाहते हैं, जो माजी में थे। अब एक नई रियलिटी जो है उसके साथ कंसाइल करना पड़ेगा उनको। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तालिबान है उन्होंने भी अब सीख लिया है, मेरे ख्याल से गैप रहा है उनकी पहली हुकूमत और आज जो सूरत हाल उनके हाथ में आई है, उस बीच उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जैसा कि ब्रिगेडियर गजनफर कह रहे थे कि जहाँ किए हैं वहाँ जो रियलिटीज हैं उनको नजर रख के उन्होंने तालिबान की क़यादत में वही फैसले किए हैं जिस तरह इन्होंने फैसला दिया जी है। इसको बहुत ठीक है। सलीम बुखारी साहब आप साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सर अब आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल का खाका क्या बनता दिखाई दे रहा है आपको अफगानिस्तान में? तालिबान की हुकूमत तो बनती दिखाई दे रही है, लेकिन आप समझते हैं कि अब आइंदा जो आने वाले दिन होंगे वही हुकूमत बनेगी जो कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी? आप समझते हैं कि तालिबान फिर भी कब्जे के जरिए जो है हुकूमत कर सकते हैं, इक़्तिदार में आ सकते हैं? दो चीजें हैं जो आपने बात की, एक है तालिबान का इक़्तिदार में आना और एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी को बनाना। अब यहाँ पे जब आप एक सेकंड के लिए अगर रुकेंगे, और आज के बाद जो बुखारी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और मैं उसको हमेशा से सपोर्ट करता रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि जो अमेरिकन अफगानिस्तान के अंदर फोर्स ही कर रहे थे, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि अमेरिकन फोर्स ही कर रहे थे कि वहाँ पे एक सिविल वॉर होगी। इसीलिए जब उन्होंने तालिबान के कब्जे का एस्टीमेट दिया था तो आपको याद होगा उन्होंने 90 दिन का यूज किया था। उस 90 दिन का मतलब ही ये था कि जो रेजिस्टेंस ग्रुप जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान नेशनल आर्मी, जिसको कहते थे कि हमने बहुत ट्रेन किया, वो रेजिस्ट करेंगे तालिबान को। लड़ाई होगी, महाजीन निकलेंगे, लड़ाई होगी, सिविल वॉर का खतरा होगा, लड़ाई होगी, बच्चे मारे जाएंगे, लड़ाई होगी, औरतें मारे जाएंगी।
अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहेगा। कम से कम 90 दिन तो उन्होंने फोरकास्ट कर दिया था। अब वो तो हुआ नहीं। आपके सामने है कि तालिबान जहां जहां होके आए हैं वहां पे अब आप अगर तालिबान का ही मीडिया आप फॉलो करें या वेस्टर्न मीडिया फॉलो करे, वो बड़ा कैटेगोरिकल याद अफगानिस्तान के अंदर से लोगों बात वो कहते जी यहाँ पे कोई बदअमनी की कोई सजा नहीं है, बल्कि लोगों ने वेलकम किया है उनको। इसका मतलब यह है कि एक्सेप्टेबिलिटी हुई, यानी लोगों ने चाहे बाई कोअर्शन कह लें आप, चाहे बाई फोर्स कह लें, चाहे बाई डर से कह लें, लेकिन एक एक्सेप्टेबिलिटी हुई। अब उस एक्सेप्टेबिलिटी को पॉजिटिव रेशो में कन्वर्ट करना है तालिबान ने, और मुझे लगता है कि वो उस पॉजिटिविटी की तरफ देख रहे हैं। जैसे उन्होंने जो 3, 4, 5, 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम तालिबान जोर से कब्जा नहीं करेंगे, फिर हो रहा है कि हमला न करने का फैक्ट भी हो रहा है जो यूजलेस है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम हमला नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है इख्तिदार तो अब किसी को मुंतकिल करना होगा। अगर इख्तिदार मुंतकिल होना है तो किसको मुंतकिल होगा? विच इज द फोर्स जिसको इंतकाम मुंतकिल किया जाएगा? इसमें 2 ऑप्शन। ठीक है, साथ ही रहिएगा आप हमारे सलीम बुखारी साहब, आप भी साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार इस वक्त जो सहाफ़ी हैं जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब आपके वक्त का। जावेद इकबाल साहब, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल आप अफगानिस्तान का? तालिबान के रवैये के बारे में किस तरह कहेंगे? माजी की निस्बत हमने देखा है खासे वो इस हवाले से दिखाई दे रहे हैं पुरुमीद, और इस हवाले से उनका जो रवैया है कि हम मुआफ़ करेंगे, खाना जंगी की तरफ नहीं जाएंगे, इक़्तिदार पर कब्जा नहीं करेंगे, इस बदलाव के बारे में आप क्या देखते हैं? पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जो पिछले 2 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिचुएशन थी, आज की तारीख में जो पिछले 2 दिनों में तालिबान ने जिस तरह बाकी मानदा अफगानिस्तान के जो सूबे थे उन पे टेक ओवर किया, और जिस तरीके से हालात में इस्माइल खान साहब ने सरेंडर किया, जिस तरह मज़ार शरीफ से जो उस्ताद अता और रशीद दोस्तम उधर से निकल गए, जिस तरह पीसफुल ट्रांजैक्शन हो रही है, उससे अब अफगानिस्तान की सिचुएशन बड़ी क्लियर हो गई है। एक बात तय हो गई है कि तालिबान अब आ जाएं या कल आएं, अब अफगानिस्तान तालिबान का है। अब तालिबान ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि वो पीसफुल तरीके से जाना चाहते हैं और पीसफुल तरीके से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। जिस तरह पिछले 1 महीने से हमने देखा कि वो जहां भी गए हैं, ये वहां जहां $2 ट्रिलियन लगा के फोर्सेस खड़ी थी, उन्होंने या हथियार फेंके हैं या उन्होंने अफगान तालिबान को वेलकम किया है। और अफगान तालिबान के रवैये की जो आपने बात की है, 20 साल में बहुत तब्दील हो चुका है। 20 साल में, और पिछले उनके 20 से पहले 95 वाली हुकूमत से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने क्या सीखा है? पहली चीज कि हमने सबको लेकर चलना है, इसलिए उन्होंने जितने भी ग्रुप थे अफगानिस्तान के, सबको साथ मिलाकर चलने की बातचीत की। स्वाय उन्होंने अशरफ गनी के बाकी सबके साथ लेकर चलने की बात की। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जिस सूबे में भी गए हैं वहां उन्होंने किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी सरकारी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचाया। हर एक को मौका दिया, या वो सरेंडर कर जाए या ज्वाइन कर जाए। किसी औरत को, जो दुनिया जिस चीज का अफगान तालिबान पे इल्जाम लगाती थी, बच्चों के हवाले से और औरतों की तालीम के हवाले से, और जिस तरह का जुल्म और तशद्दुद का पूरा उनका इमेज क्रिएट किया गया था। और आपने माजी में देखा होगा ट्विटर पे एक चलाया भी गया था कि तालिबान ने अनाउंस किया है कि जो छोटी बच्चियां हैं वो हमारे मुजाहिदीन उनसे शादियां करेंगे। तो ये वो फॉल्स चीजें ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई थी, जो इनके इमेज को टॉर्निश करने के लिए। तो तालिबान ने बड़ी मैच्योरली दोनों तरफ निगोशिएशंस में भी और ऑन ग्राउंड सिचुएशन में भी अपने आप को इस तरह प्रेजेंट किया है कि बाकी दुनिया उसे कबूल करे। और दुनिया ने क्या देखा कि जो अमेरिका और इंडिया मिलकर तालिबान और इस रीजन के साथ करना चाहते थे, वो उनकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। जिस खाना जंगी की वो बात करना चाह रहे थे या चाहते थे, जिस इन्फ्लेक्ट को वो पाकिस्तान ट्रांसफर करना चाह रहे थे और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करना चाह रहे थे, वो भी उनके सारे मोदी का प्लान फेल हो गया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जहाँ 15 अगस्त की वो आज़ादी मना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आज वो NDS
और राह वाले शायद शोक भी मना रहे होंगे कि उनकी 20 साल की मेहनत और 20 साल की इन्वेस्टमेंट और जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान और इस खित्ते में प्लान किया था चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और बाकी ममालिक के खिलाफ, वो सारे के सारा खत्म हो गया और इसका क्रेडिट जाता है तालिबान के रवैये को। यकीनन उन सबकी उम्मीदों पे पानी फिरा है। जावेद इकबाल साहब, आप साथ ही रहिएगा। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, जिस तरह अभी आपने बात की, जावेद इकबाल साहब भी कह रहे हैं तालिबान का रवैया में खासा बदलाव है और वो पूरी दुनिया को जिस तरह साथ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखी जा रही है। लेकिन इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद आप समझते हैं कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आते हैं तो अमेरिका समेत बाकी दुनिया जो है उनको कबूल करेगी, उनकी हुकूमत को मानेगी, तस्लीम करेगी? देखिए, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि इस रीजन की जो कुव्वतें हैं या जो ममालिक हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे अगर तालिबान इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, रशिया का ताल्लुक है, ईरान और तुर्की का ताल्लुक है और हम पाकिस्तान का ताल्लुक, वहाँ तो चीजें बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही हैं। इसलिए कि अफगान के ये जो तालिबान की क़यादत है उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है इस पूरे अरसे में जिससे पता चले कि किसी किस्म की कोई हॉस्टिलिटी है। मुझे ये तासर मिलता है अस्करी क़यादत से जब हम बात करते हैं कि अगर तालिबान की हुकूमत कायम हो जाती है तो पाकिस्तान के इसके ऊपर मंफी की बजाय मुस्बत असरात इसलिए पड़ेंगे कि भारत ने साजिशें करके जिस तरीके से पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को हॉट किए रखा था, उधर से हमले होते थे, उधर से हमारे खिलाफ होती थी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये वेस्टर्न बॉर्डर जो है ये एक डोसाइल और पीसफुल बॉर्डर बनेगा। ब्रिगेडियर गुज़ल्फर ज्यादा बेहतर बता सकेंगे इसको, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी होगी। जो पिछली हुआ था जिसके नतीजे में 40 लाख के करीब रेफ्यूजीज पाकिस्तान में डर आए थे, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो सबसे बड़ा कमाल किया वो ये कि अपने बजट से फेंसिंग जो की है पाक अफगान बॉर्डर की, उसने ये इंश्योर किया है कि उस तरह का इन्फ्लक्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगा। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है वो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में अपने जख्म अब चाट रहा है, चाहे वो ट्रंप साहब थे चाहे वो जो बाइडेन है, उन्हें वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया गया है। वो जिस तरह से इवैक्यूएशन उनकी हो रही है वो तारीख याद कराती है आपको कि ये कंबोडिया से कैसे भागे थे, वियतनाम से कैसे भागे थे, इराक से कैसे भागे थे। अमेरिका की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो जंगों में हमेशा दाखिल तो हो जाता है बगैर किसी स्ट्रेटजी के, और फिर वही हाल इस वक्त वहाँ और उसके यूरोपीय अलाइज हैं। लेकिन जो कमाल की बात है वो ये कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने अभी तक ना इवैक्यूएशन के प्रोसेस को इंटरप्ट किया है, ना ही उन्होंने इसके बारे में कोई धमकी दी है। हेलीकॉप्टर्स हम टीवी स्क्रीन पर चलते फिरते देख रहे हैं जो अमेरिकी हमले को और यूरोपियन हमले को वहां से निकालने की कोशिशें कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि हमें PIA का एक 777 तैयारा वहाँ भेजना है जिसमें हम पाकिस्तान को वापस लाना चाहते हैं। इसके बारे में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 24 घंटे में थोड़ी सी पिक्चर और वाज़ेह हो जाएगी कि काबुल में अब होने क्या जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर गुज़ल्फर साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊँगा। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हमने अशरफ गनी की हुकूमत में, मौजूदा हुकूमत में हमने देखा कि अफगानिस्तान बिल्कुल एक इंडियन छावनी में बदल चुका था, NDS और रॉ मिलकर वहाँ से साजिशें करती थी, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की जाती थी। तालिबान अगर इक़्तिदार में आते हैं, आप समझते हैं कि ये वो चीज़ें नहीं होंगी? कम अज़ कम भारत जो अपना घिनौना खेल अफगानिस्तान में खेल रहा था, तालिबान के दौरे इक़्तिदार में उसको वो मौका नहीं मिल सकेगा? या देखिए, दो चीजें इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मेरी तरफ से नहीं, मेरे जहन से नहीं, बल्कि तालिबान से जहन से समझने की जरूरत है। और उसके अंदर पहली बात तो ये है कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं और कि जी तालिबान जो इंडिकेशन दे रहे हैं उसमें वो इंडिकेशन नहीं है जो वो पहले देते थे। लेकिन क्या वो फुल्ली तौर पर रिफॉर्म हो गए या वो कोई चीजें जो है वो दुनिया की रियलिटी के मुताबिक समझ गए, इसके ऊपर अभी एक बड़ा सवालिया निशान रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है और जो मिलिट्री स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है उसके ऊपर मुझे लगता है कि उनके जो एडवाइजर्स हैं वो कोई इन तमाम दोनों चीजों से वाकफियत रखते हैं। क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो एग्जिट कंट्रोल थे, जो एंट्रीज थी, जैसे अंगूर अड्डा उसकी तो आज हुई है, लेकिन तोरखाम स्पिन बोलता है किस तरह कब्जा कर लिया। इसका मतलब है ताजिकिस्तान जो अफगानिस्तान तरफ एंट्री जाती है उधर कब्जा कर लिया। इसका मतलब है कि उन सरहदों पे उन बॉर्डर से वो मुतय्यन हो गए। साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकली मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा, उसको ब्रेक नहीं किया और उसके अंदर वो दोहा भी गए, ईरान भी गए, बल्कि अमेरिकन ने इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा कि जी वो जिस मुल्क में जाते हैं
वहाँ उन्हें डिप्लोमेट का दर्जा दिया जाता है और उनको इसकी बड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन तालिबान ने अपनी पॉलिटिकल जो मनूवरिंग थी और जो स्टेटमेंट थी उसको जारी रखा। अब ये चीज़ है जिससे हम एनालाइज करते हैं कि उनका दुनिया की ताकतों के साथ क्या रोल होगा। दूसरा, उन्होंने एक स्टेटमेंट बड़ी कैटेगोरिकल दी और रीअश्योरेंस दी, बार बार चाइना को भी दी, रशिया को भी दी, पाकिस्तान को भी दी कि ये हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अगर सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी तो वहाँ पे जो NDS के होते हुए और मोसाद के होते हुए और रॉ के होते हुए और CIA के होते हुए बदख्शां में या रफीकाबाद जो हबीबाबाद की जो जगह है वहाँ जो एक कॉमन इंटेलिजेंस ऑपरेशन सेंटर बनाया गया था जहाँ पे वो लोगों को रेडिकलाइज करते थे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए, अल्टीमेटली उनको वो खत्म करना पड़ेगा। इसलिए कि तालिबान ने उसको अप्रूव नहीं किया। NDS को तो वो नहीं मानते। NDS के हेडक्वार्टर पे भी कब्जा हो गया है, अभी बगराम जेल पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो जब वहाँ पे दहशतगर्दी का इंडिया का एलिमेंट नहीं रहेगा, सबसे बड़ा दहशतगर्द इस खत्ते में इंडिया था। सबसे बड़ी दहशतगर्दी नरेंद्र मोदी ने की, जिसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया। और चूंकि अफगानिस्तान के अंदर एक एहसान फरामोश लीडरशिप थी, एक टाउट बैठा हुआ था अशरफ गनी और अहमद साले और इस किस्म के लोग जो दुनिया के पैसों पे पलते हैं, अपने पैसों पे नहीं खाते, तो उन्होंने इस चीज को हवा दी। अब तालिबान जो इंडिकेशन दे रहे हैं उसके ऊपर तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी सरजमीन जो है वो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सर साथ ही रहिएगा जावेद इकबाल साहब। सर आपसे मैं ये सवाल करूँगा, माजी में भी तालिबान हुकूमत में रहे हैं, पाकिस्तान और तालिबान के मुज़ाकरात काफ़ी जो ताल्लुकात हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब क्या समझते हैं, जिस तरह गनी हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के साथ जो कुछ होता रहा, अफगानिस्तान से भारत वहाँ पर बैठ के साजिशें करता रहा, तालिबान अगर इक़्तिदार में आते हैं ये चीज़ें तो नहीं होंगी, तो ये तो पाकिस्तान के मफाद में है अगर इस तरह नहीं होता जिस तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं बज़ाहिर हमें। देखें, जो आने वाले वक्त में जो चीज़ समझ आ रही है वो इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह अशरफ गनी की हुकूमत के दौरान NDS और रॉ मिल के पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे थे, तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान की भी सबसे अहम जो फॉरेन पॉलिसी के तहत जो पाकिस्तान चल रहा है वो भी बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान ने हमेशा एक ही डिमांड की है, तालिबान हो चाहे कोई भी हुकूमत हो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान यही चाहता है कि उसकी जो अफगानिस्तान की ज़मीन है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही पाकिस्तान अपनी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। माजी में ठीक है हमारे ताल्लुकात तालिबान के साथ बहुत अच्छे रहे और अभी भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और पूरी दुनिया इस बात को मानती है। लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात तालिबान के साथ एक हद तक हैं। पाकिस्तान उनको किसी भी चीज से अपनी उनकी पॉलिसी के ऊपर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की बात उधर सुनी जरूर जा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है जो वजीर भी बात कर रहे थे और जो सलीम बुखारी साहब ने भी बात की है कि अब मामलात इस रीजन के बड़े मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, पूरे खित्ते पर इसके असरात मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब आपका, ब्रिगेडियर टाइड गजनफर अली साहब आपका। कराची में हमले का निशाना बनने वाले ट्रक ड्राइवर का कहना है कि धमाका कैसे हुआ नहीं पता चल सका, धमाके के बाद होश नहीं रहा। सऊद बिन मुर्तदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सऊद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया टाउन इस मवाज गोड के इस मुकाम पर जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो ड्राइवर है हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 9:20 पे मैं वहाँ से निकला हूँ परेशान चौक के पास से। तकरीबन 10 बजने वाले 10-15 मिनट कम होंगे या 10 मिनट कम होंगे जब यहाँ पहुँचा हूँ। जैसे गाड़ी टनंग पे आई है धमाका हो गया। वो धमाका इतना जोरदार था कि एक दफा कान बंद हो गए। किसी ने क्रैकर फेंका, क्या ट्रैकर पिन वगैरह मिली है, इशारे मिले वो ट्रैकर के। ये गाड़ी में गिरने से पहले ही वो फट गया। जब मैंने वो बंदे देखे जख्मी तो मेरा अपना होशोवास कायम नहीं रहा। फुल गाड़ी भरी हुई थी, पीछे सारी लेडीज थी, 2-3 बच्चे थे और 2 लड़के आगे मेरे साथ बैठे हुए थे। ड्राइवर उसका कहना है कि उसके जब भी धमाका हुआ और वो नीचे उतरा तो वो भी आवाज भागता हो गया था और रेस्क्यू टीम से उन्होंने मदद की और फौरी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। के सूबा सिंध के हॉस्पिटल्स में 9 से 11 मुहर्रम के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हॉस्पिटल्स में तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। हॉस्पिटल्स में अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई हैं। आपको बता रहे हैं सूबा सिंध के अस्पतालों में 9 से 11 मुहर्रम के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अस्पतालों में तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जबकि अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई हैं।
कराची में साहिल समंदर पर फंसे बहरी जहाज को आज निकालने का काम मुलतवी कर दिया गया। रस्सा टूटने के वाक़ये के बाद अब जहाज से सिंगल बांधा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हैंगटाउन 77 का मामला है, जिसको ताख़ीर का शिकार किया होता चला जा रहा है, जब एक के बाद एक मुश्किल जो है वो जो है इस जहाज़ के लिए पेश आ रही है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो कैप्टन जो आसिम है वो मौजूद है। विंड और सी हमारे फेवर में नहीं है, इसके टाइड्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक डेट्स में आती हैं और अभी जो है हमारे पास आज लास्ट डे था, जो कि रिक्वायर्ड जहाज़ की एक डेप्थ होती है। डेप्थ के बाद जब टाइड आती है तो वो उसको उतना ही लिफ्ट करता है ऊपर। तो अभी हम समझते हैं कि टाइड का टाइम हमारा निकल गया है, तकरीबन 1-2 दिन हमारे पास मज़ीद हैं, फिर हम 19 से जो है हमारे पास रिक्वायर्ड टाइड मिल जाएगी। तो अब यही है कि 18-19 को हम ये दोबारा से वायर रोप्स पास करेंगे एंड देन 19-20 की टाइड को जो है ना फोकस कर रहे हैं। खास करके जो टग बोट है उसको वो ड्राफ्ट मैसर नहीं होगा इन तारीखों के अंदर, तो यकीनन जो अब ये काम है वो 21 से 22 तारीख तक ही मुलतवी होता हुआ जो। बहुत शुक्रिया अयाज राना आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।